नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा वर्तमान भारतीय समाज जो प्रारंभिक शिक्षा का जो सिलेबस था, मतलब जो टॉपिक था, उसको मैं आप लोगों को करा रहा था। उसमें से हमने कई टॉपिक करा चुके थे और आज हमारा टॉपिक है हंटर आयोग। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हमें कुछ दिक्कत हो गया था, इसी वजह से मैंने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था। अब हो सकता है कि आज से रेगुलरली आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि उसमें शिक्षण कौशल का पार्ट दिया होता है, वहाँ से 10 नंबर का प्रश्न आपको बनता है। तो उसी शिक्षण कौशल के पार्ट में एक टॉपिक दिया गया है, डीएलएड का ही ये सेमेस्टर का एक विषय हो जाता है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो उसी को उठाकर आपके सिलेबस में दे दिया गया है। उस वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में कई टॉपिक आ जाते हैं, मतलब एक वो विषय हो जाता है और उसके अंतर्गत कई टॉपिक आ जाते हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, फिर वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा और आगे इसी तरह जो है 1813, 33, 39 का आज्ञा पत्र, 1854 का आज्ञा पत्र। तो इसी तरह कई टॉपिक, मतलब कई टॉपिक इसमें दिए गए हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का। हालांकि मैं एक प्लेइंग लिस्ट बनाकर उस सिलेबस में, मतलब वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नाम से प्लेइंग लिस्ट बनाया हूं और एक एक वीडियो मैं उस पर करा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और काफ़ी अपना एक अच्छा किफ़ायती नोट्स भी बनाने का प्रयास करिएगा, जो कि आपको आने वाले प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती के एग्जाम में काफ़ी सहायता करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, ऊपर की सभी जो टॉपिकें हैं सबकी वीडियो बन चुकी हैं। आज का हमारा टॉपिक है हंटर आयोग। 1882 का जो हंटर आयोग आया था उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए सीधे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग की बात करें तो भारतीय शिक्षा आयोग जो है हंटर आयोग को कहा जाता है, जो 1882 में आया था। ये आयोग जो है वुड का घोषणा पत्र जो 1854 में आया था उसके बाद आने वाला ये आयोग है। तो ध्यान रखिएगा, 1854 के बाद आने वाला यह आयोग है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम वुड का घोषणा पत्र पढ़ रहे थे तो उसमें काफ़ी हम एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी मुद्दों पर बात किया गया था और वो एक शिक्षा व्यवस्था का नई तकनीक के रूप में सामने आया था भारतीयों के लिए। उसके बाद हुआ क्या था कि 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति में जो है, जो पहले ब्रिटिश कंपनी का शासन हुआ करता था भारत में, लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति होती है तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है अब कंपनी का शासन न होकर ब्रिटिश क्राउन का शासन हो जाता है, अपने हाथ में ले लेती है ब्रिटिश सरकार जो है भारतीय की शासन व्यवस्था को। उसके बाद जब 1880 में लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल के रूप में चुन कर आते हैं तो उन्होंने भारतीय शिक्षा के व्यवस्था के सुधार करने का कुछ प्रयास करते हैं। अब उन प्रयास करने का कारण क्या था कि उन्होंने हंटर आयोग की स्थापना करी, उसके बारे में समझते हैं। जैसे हंटर आयोग की नियुक्ति के कुछ कारण थे, क्यों इसकी नियुक्ति हुई थी। तो पहला कि वुड के आज्ञा पत्र की सिफारिशों में क्रियान्वित करते समय ईमानदारी से काम नहीं किया गया है या जिससे शिक्षा में नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यानी कि जो वुड का घोषणा पत्र आया था उसमें जो भी वादे किए गए थे, जो भी व्यवस्थाएं या रूल बनाए गए थे, उसको अगर अच्छा से पालन नहीं किया गया है, जिसके कारण जो है समस्या, शिक्षा में एक नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है शासन व्यवस्था के प्रति। उसके बाद अगला पॉइंट कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य पूर्ण नागरिक विकास करना न होकर ऐसे बाबू का निर्माण करना हो गया है जो सरकारी शासन के उपयोगी पुर्जे बन सके। हालांकि उस समय जो है नागरिकों को पूर्ण विकास करने का जो है व्यवस्था किया गया था वुड के घोषणा पत्र में, लेकिन वो न होकर डिग्री बांटने का कार्य जो है, मतलब कि बड़े बड़े लोग जो थे वो डिग्री बांटने का कार्य पैसों पर कर रहे थे, ये हो गया था, ये कारण था। दूसरा और तीसरा था कि विद्यालय संस्कृति का केंद्र न होकर डिग्री बांटने का संस्थान जो है बन गया है, इसकी मैंने बात कर दिया।
देश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है इस ऐसी व्यवस्थाएं को होते हुए। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो अब चलते हैं हंटर आयोग की नियुक्ति होती है। तो देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति होती है तो 3 फरवरी 1882 में ब्रिटिश लोकसभा के नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करते हैं। हालांकि उस समय जो भी समितियां बनती थी उसके अध्यक्ष जो हुआ करते थे उसी के नाम पर उस समिति का नाम रख दिया गया था। तो यहाँ पर विलियम हंटर उसके अध्यक्ष थे, तो इन्हीं के नाम पर हंटर आयोग की स्थापना किया गया था। एक हंटर आयोग वो है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये थोड़ा अंतर समझ कर चलिएगा। इसमें जो है कुल 30 सदस्य थे, जिसमें से 7 भारतीय थे और इसमें से मुदालियर जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। तो इनका भी एक आयोग आता है मुदालियर आयोग, तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। ये फेमस थे तो ध्यान रखिएगा, 7 भारतीय थे। संचालक जो है श्री VL राइस जो है इसके संचालक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं और आयोग के उद्देश्य और कार्य जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको समझते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो है लॉर्ड रिपन ने इस आयोग को गठन करने से पहले जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात कहा था उसने अपने भाषण में कि वुड के आज्ञा पत्र में भारतीय शिक्षा नीति की काफ़ी प्रभावशाली शब्दों से सुनिश्चित कर दिया और मैं उसी के अनुसार चलना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा था कि वुड के घोषणा पत्र में जो भी शिक्षा संबंधी बातें कही गई है वो काफ़ी प्रभावशाली है और मैं उसी पर चलना चाहता हूं। ये साफ साफ इस आयोग को गठन करने से पहले रिपन ने कह दिया था। तो एक चीज से ये तो समझ आ गया कि ये जो हंटर आयोग गठित किया गया है वो पूर्णतः समझिए कि वुड का घोषणा पत्र है उसको जांच करने के प्रति, उसकी कमियां बताने के प्रति बस इस आयोग का गठन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं और आयोग की सिफारिशें, जैसे कि वो हंटर आयोग स्थापित किया गया तो कुछ उसने सिफारिशें की वो समझते हैं। हर अलग अलग पर उसने अलग अलग सिफारिश करने का कार्य किया। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा के लिए उसने क्या क्या सिफारिश की उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश के लिए इन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होना चाहिए। भारतीय भाषा से समझ ही रहे हैं कि हिंदी, संस्कृत और अरबी आदि ये भारतीय भाषाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इसने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा जो है भारतीय भाषा में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनता में शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए, ना कि उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए तैयार करना होना चाहिए। शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए, ना कि बच्चों को उच्च कक्षा में प्रवेश करने के लिए होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के प्रति बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा। अगला तीसरा पॉइंट है हमारा सी वाला कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में राज्यों को विशेष मदद करनी चाहिए। मतलब जो सरकार है, केंद्र सरकार जो व्यवस्थाएं हैं वो राज्यों को विशेष मदद की सहायता करनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए राज्यों के लिए कहा गया कि विशेष मदद करनी चाहिए। उसके बाद डी वाला है कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषय सम्मिलित किए जाएं जिससे छात्र स्वावलंबी बन सके। स्वावलंबी का मतलब है आत्मनिर्भर बन सके। जैसे भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, बही खाता, कृषि आदि जैसे विषयों को सम्मिलित किया जाए पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ठीक, ये प्राथमिक स्तर की सिफारिशें थी। आगे चलते हैं आयोग की कुछ और सिफारिशें। तो देसी पाठशालाएं से मतलब ये हुआ कि जैसे कि गुरुकुल की शिक्षा उस समय व्यवस्थाएं थी, तो गुरुकुल की व्यवस्थाएं थी तो अलग अलग मदरसा भी हुआ करते थे, बौद्ध संस्थान, मठ हुआ करते थे, जैन संस्थान होते, शिक्षा के प्रसार करने के लिए अलग अलग संस्थान हुआ करते थे उस समय। तो उसी को देसी पाठशालाओं के नाम से कहा गया है इस आयोग में। इसमें कहा गया कि सभी देसी पाठशालाओं को सरकार से प्रोत्साहित प्रदान करना चाहिए। मतलब जो भी देसी पाठशालाएं हैं उसको सरकार के द्वारा प्रोत्साहन करना चाहिए पैसे वैसे देकर। उसके बाद इनके पाठ्यक्रम में किसी का कोई हस्तक्षेप न हो। ये जो स्वेच्छा अनुसार जो भी अपना विषय पढ़ाना चाहते हैं देसी पाठशालाएं वो पढ़ा सकते हैं, ये बात कही थी। और निर्धन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति भी मिलनी चाहिए इस देसी पाठशालाओं में, ये भी बात कहा था। और चौथा है कि संचालन का उत्तरदायित्व नगर पालिका तथा जिला बोर्ड को सौंप दिया जाना
चाहिए जो भी देसी पाठशालाएं हैं। अब कह सकते हैं कि मठ भी हो सकता है, बौद्ध भी संस्थान हो सकता है, मदरसा, ये सब संस्थान जो है देसी पाठशालाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट देसी पाठशालाओं से संबंधित सुझाव दिए थे। और तीसरा पॉइंट इन्होंने माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड इन्होंने सुझाव दिया था। हालांकि जो हंटर आयोग था वो उच्च शिक्षा के प्रति सुझाव देने के लिए नहीं गठित किया गया था, लेकिन उस पर भी इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, उसको भी बात किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा की बात करें, सेकेंडरी एजुकेशन की, तो इन्होंने सहायक अनुदान प्रणाली के जरिए योग्य अनुभवी भारतीय के हाथों में माध्यमिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा जाए। मतलब कि माध्यमिक शिक्षा का जो कार्यभार है ऐसे व्यक्तियों को सौंपा जाए जो योग्य हो उसके प्रति और उस क्षेत्र में अनुभवी हासिल करते हो, उस भारतीयों को इस माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र जो है सौंपा जाए और उनको सहायक अनुदान का मतलब कि उनको कुछ धनराशि सहायता के रूप में दिया जाए, इसकी बात हो रही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट दिया जाए। याद रखिएगा ये पूछा जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटने की बात करता था कौन? तो हंटर आयोग। पाठ्यक्रम ए में उन विद्यार्थियों के लिए रखा जाए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब कि पढ़ाई करते करते वो उच्च शिक्षाएं जो है उसकी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनको एक कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद पाठ्यक्रम बी में उन बच्चों को रखा जाएगा जो बच्चे व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या व्यवसाय का ज्ञान रखना चाहते हैं, व्यवसाय की तरफ जाना चाहते हैं, उनको बी वाले क्षेत्र में रखा जाए, बी वाले कैटेगरी वाले क्षेत्र में रखा जाए। और शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा उपयुक्त है, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी ये बात कही थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अब उच्च शिक्षा से रिलेटेड इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। हालांकि ये उच्च शिक्षा के प्रति सुझाव के लिए गठित नहीं किया गया था, लेकिन इन्होंने उस समय की उच्च शिक्षा के प्रति इन्होंने सुझाव दिया था हंटर आयोग। तो पहला है कि उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए, कॉलेजों में अलग अलग प्रकार की पुस्तकों का प्रबंध होना चाहिए और योग्य और निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। ये बातें जो है उच्च शिक्षा से रिलेटेड जो है हंटर आयोग ने कहा था। और आयोग ने कुछ अलग सिफारिशें किया था, जैसे स्त्री शिक्षा की अलग व्यवस्था किया जाए, मुस्लिम शिक्षा की भी अलग व्यवस्था की बात जो है हंटर आयोग करता है, और आदिवासियों की शिक्षा, पिछड़ी जातियों की शिक्षा की भी बात करता है। तो इस तरह से जो हंटर आयोग की बात करें तो वो काफ़ी क्षेत्रों में बात करने वाला ये आयोग हो जाता है। तो इसका भी विस्तारण जो है काफ़ी लंबा हो जाता है जब ये काफ़ी क्षेत्रों पर बात करता है। तो अब जब ये आयोग गठित हुआ तो इसने अपना सुझाव दिया, और जब इसने सुझाव दिया तो इस आयोग के भी तो कुछ गुण या दोष होते हैं। तो इसके गुण को देख लेते हैं, कौन कौन से मेरिट्स हैं। जैसे इन्होंने कि पाठ्यक्रम में व्यवहारिक या व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया गया था इनके द्वारा, तो इसका पहला गुण हो गया। उसके बाद आयोग ने सभी वर्ग, सभी स्तर की शिक्षा के बारे में सुझाव दिया। मैंने बताया ना कि स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, आदिवासी शिक्षा, मतलब कि हर प्रकार की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, हर प्रकार की शिक्षा पर इन्होंने सुझाव दिया। तो इसका दूसरा गुण हो जाएगा। और तीसरा, माध्यमिक शिक्षा में छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब रुचि के अनुसार वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसने माध्यमिक शिक्षा को 2 पार्ट में विभाजित करने का कार्य कर दिया। तो ये तो जो है इसके गुण हो जाते हैं। अब इसके दोष क्या हैं उसको जरा हम देख लेते हैं। दोष की बात करें तो आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार की जगह जनता पर डालने की बात कही, जिससे शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनता जो है लापरवाह हो जाती है शिक्षा के प्रति। तो सरकार जो है शिक्षा का जो दायित्व है वो जनता पर ठोकने का कार्य कर दिया। ये सबसे बड़ा इसका दोष था। तो ये थे जो है हंटर आयोग जो था, इससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब हमारा समाप्त हो गया हंटर आयोग। तो आशा करता हूँ कि ये जितने भी पॉइंट मैंने इसमें आपको बताया हूँ वो काफ़ी आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी चीज़ें जब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे तो उससे आपको थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा।
तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।